नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तर प्रदेश के लिए 10 मार्च का दिन ऐतिहासिक रहा। करीब 37 साल बाद किसी सत्तारूढ़ दल ने वापसी की है। 2022 के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। विधानसभा की 403 सीटों के लिए आए नतीजों से अगली सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सूबे की कमान संभालेंगे। बीजेपी को 255 सीटों पर जीत मिली है। बड़े दलों की बात करें तो सपा को 111, कांग्रेस को 2 और बसपा को 1 सीट मिली है। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस को 12, निषाद को 6 सीट मिली है। वहीं सपा की सहयोगी आरएलडी को 8 और सुभाषपा को 6 सीटें मिली हैं। तो आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक क्या रहा है इस चुनाव में और विपक्ष ने कहां कहां पर लापरवाही की है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संदीप दुबे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा से धर्मेंद्र सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सपा से धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत पीयूष पंत जी आपसे ही करूंगा। परिणाम हमारे सामने हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया है। क्या वजह मानते हैं, क्या मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इतिहास इस मायने में रचा है जी। जो है कई साल बाद जो है वो दोबारा सरकार जो है एक ही पार्टी की रिपीट हुई है। और अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये भी एक इतिहास होगा कि दोबारा जो है फिर से जो है एक ही मुख्यमंत्री बना है। लेकिन जहाँ तक देखिए परफॉर्मेंस का सवाल है तो निश्चित रूप से सीटें अच्छी खासी उनको मिली है। लेकिन पिछले बार की जो जीत थी उनकी, जो ऐतिहासिक जीत बताई गई थी 2017 में भी, वो उससे काफी कम सीटें उन्हें मिली है। कम से कम 50 सीटें अगर गठबंधन को मिला दो उनकी तो कम है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है और उनको कम सीटें मिली है। जहाँ तक जीत की बात आपने कही तो निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत से मुद्दे थे, चाहे वो हमारा पैसों का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बहुत से मुद्दे थे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जो है उसका जो कहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी, उसका संगठन बहुत बड़ा है, सबसे फायदा मिला। वहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी माँ खा गई, उनका जो गठबंधन है वो जो इनका संगठन जो है बहुत मजबूत है। काडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका फायदा ही नहीं मिला पूरी उसको अपने मोबिलाइज करने में अपने वोटर्स को और उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में। और दूसरा जो है जिस तरह से देखिए इन्होंने इनको फायदा मिला, कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष का, जहाँ बसपा जो है जिसने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसका नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को हुआ बहुत बुरी तरीके से हुआ है, तो उसकी वजह से भी इनको फायदा मिला है। तो निश्चित रूप से विजय हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी विजय से ज्यादा जो है इसमें जो है एक जो है इनके विपक्ष की कमजोरी रही, संविधानात्मक कमजोरी रही। उन्होंने 5 साल काम नहीं किया, 4.5 साल काम नहीं किया विपक्ष ने। और जो है कि वो 6 महीने पहले जो है वो चुनाव में आ गया, कूद गया और वो सोचने लगा कि जो है वो जीत जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसी पार्टी को हरा पाएगा। वो संभव नहीं था और वो संभव हुआ भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत 2017 की बहुत छोटी जीत है, मैं इसको मानता हूँ। और इसमें जो है कि आप देखिए इनको कई कारणों से जो है फायदा, डायरेक्टली फायदा मिला है, अपनी वजह से नहीं मिला है। 2017 की जीत डिसाइसिव जीत थी, लेकिन हाँ ये योगी जी की जीत कही जा सकती है, और योगी जी के नाम पे जो है इस बार चुनाव लड़ा गया था और निश्चित रूप से उनके जो है कि उनकी ये जीत है।
तो मैं यही मानता हूँ कि मेन जो है जिस तरह से और खासकर पोलराइजेशन करने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरा जो लाभार्थी सेक्टर था, लाभार्थी सेक्टर के साथ जो आप देखिए जो अनाज मिला, जो पैंडेमिक टाइम में लोगों के साथ परेशानियां थी, खासकर गरीब लोगों को जिस तरह से डिलीवरी हुई, और वहाँ पे ये काम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो थे उनको ये आदेश था, वो जाते थे हर घर में ये पूछते थे कि आपको अनाज मिला कि नहीं मिला, किसी ने बीच में मारा कि नहीं मारा जो सप्लाई करता है उसने। तो ये सब चीजें थी जो एक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, और जो एक कनेक्टिविटी इनकी बनी लोगों के साथ, और वही लोगों ने बदले में जो है इनको वोट दिया, और वो गरीबों का इनको वोट मिला, वो जाति के बाहर की मतलब जाति से भी जुड़ा नहीं था, वो हर जाति धर्म से सीमा क्रॉस कर दी थी, क्योंकि अनाज जो मिला पैंडेमिक के टाइम में। तो कनेक्टिविटी जो बनाई रही लगातार भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए मोदी जी भी आज जो है अहमदाबाद में है, अभी कल चुनाव का बजट आया, पूरा सब हुआ, उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर में दिया और आप निकल गए, आज अहमदाबाद की गुजरात का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्शन मोड में रहती है 24 घंटे, उसका फायदा वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, कहीं भी आप देख लीजिए। और विपक्ष को यही सीखने की जरूरत है अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। धर्मेंद्र सिंह, कहां पर कमी रह गई, कहां कमी मानते हैं कि जनता ने स्वीकार नहीं किया? हालांकि मत प्रतिशत आपका जरूर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। जनता ने खूब स्वीकार किया, जनता ने खूब वोट दिया। ये सही है कि किसी मामले में हम पिछड़ गए, हमारी क्या कमजोरी रही, हम लोग समीक्षा करेंगे। 2017 के मुकाबले हमारा 10% से अधिक मत प्रतिशत बढ़ा है। आपने जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियां हो रही थी, जिस तरह से जनता को साथ था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्षेत्रों में क्या करने नहीं जा पा रहे। देखिए धर्मेंद्र सिंह, रैलियों की तो छोड़ दीजिए, रैलियों में तो भीड़ प्रियंका गांधी की में भी कम नहीं होती थी, लेकिन सीटें देखिए और मत प्रतिशत देखिए। जी जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, और दूसरा सबसे प्रमुख कारण बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लोग काम कर रही थी। एक दूसरी पार्टी जो वहां से हैदराबाद से, उसने भी इनका कुछ काम किया। 50-60 सीटों पर बीजेपी ने इनकी मदद की, कुछ सीटों पर कांग्रेस ने की, कुछ सीटों पर एआईएम एमआईएम ने किया। ये केवल कैलकुलेशन के हिसाब से और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके, जिस तरह से मशीनों का कई जगह मशीनें पकड़ी गई, आपने देखा ही, बनारस सहित कहीं टूल पकड़े गए, तमाम ऐसी चीजें रही। इन सब की हम लोग समीक्षा करेंगे, देखेंगे क्या कहाँ कमी रह गई। ये कमी तो धर्मेंद्र सिंह आप वो बता रहे हैं जो दूसरों में है, अपने अंदर क्या कमी है उन पर भी तो बात कीजिए। हम अपने अंदर कमियों की समीक्षा करेंगे। आदरणीय पीयूष पंत जी जैसा कि बता रहे थे कि वो स्वीकार करते हैं 22 के मुकाबले हमारा प्रचंड वोट बढ़ा है, 10% से अधिक वोट बढ़ा है। दूसरी जो सबसे महत्व, कोविड काल के दौरान की बात बता रहे थे। कोविड काल के दौरान समाजवादी पार्टी का एक वर्कर सड़क पर था। लोग जो आ जा रहे थे, पैदल आ रहे थे, 1000 किलोमीटर दूर लोग चल करके आ रहे थे, उनकी सेवा कर रहा था। अनाज राशन के माध्यम से जगह जगह पर कैंप लगा करके उनको जो भी राहत सामग्री हो सकती थी उनको देने का काम, पहुंचाने का काम हम लोगों ने बड़े पैमाने किया। हम लोग घर पर नहीं थे, लेकिन ये सही है। एक बार पुनः झूठ बोल करके निःशुल्क राशन की बात हो रही थी। थोड़े दिन निःशुल्क राशन देखिए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर देखिए पहले भी कानूनी रहे, पहले भी पेंशन मिलती थी, लेकिन जिस तरह का कि ये प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चतुरता में आगे रहे। तो थोड़ा भी दिया तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी क्या करके, प्रधानमंत्री जी ने नमक खाया है तो किसको अदा करेंगे? उत्तर प्रदेश की भोली जनता भविष्य में इनकी विचारधारा को नहीं सोचता है। भविष्य में हमारे धर्मेंद्र सिंह, पीयूष पंत जी ने एक बहुत ही जरूरी बात कही, शायद उस पर आपने गौर नहीं किया। पीयूष पंत जी ने कहा कि विपक्ष 4.5 साल मैदान से बाहर रहता है और 6 महीने में आकर ये दिखाता है कि वो बहुत शानदार तैयारी कर रहा है। तो बीजेपी के लिए आपको इस तरह की तैयारी कामयाब नहीं हो पाएगी। पीयूष जी बहुत सीनियर है, तो उनकी बात बिल्कुल कहीं कमी रही होगी फ्री की, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं आप बता दूं कि कहीं हम लोग गायब नहीं। लगातार जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ अगर कोई लड़ा सड़क पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा हमने महंगाई के खिलाफ हो, चाहे इनके जो मुकदमे फर्जी लगाए जा रहे थे, चाहे पंचायत चुनाव में इन्होंने जो किया, उसके अलावा कोविड में मिसमैनेजमेंट रहा हो, हर जगह हम लोगों ने बात उठाई। अब ये सही बात है कि लोकतंत्र में रिजल्ट जिसके पक्ष में आ गया, जो जीत गया, उसकी सारी बातें अच्छी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि वो शानदार प्रदर्शन। ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। अपनी खुद समीक्षा करेंगे कि हमसे कहाँ कमी रहेगी। ठीक है, क्या ये मशीन के माध्यम से। ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास और कुछ मुद्दों पर भी हम चर्चा और करेंगे। संदीप दुबे,
इतिहास रच दिया है आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी इतिहास रच दिया है। लेकिन जिस तरह से पीयूष पंत जी ने कहा कि वोट बैंक में गिरावट हुई है, चिंता का विषय है या नहीं है? हर्ष त्यागी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पीयूष पंत जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी आलोचनाएं ही हमारी ताकत है। धर्मेंद्र भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि सरकार बननी है और आपकी आलोचनाओं को हम लोगों ने ताकत बनाई। हम लोगों ने बुराइयों से भी बहुत कुछ सीखा है। हमेशा मोदी जी को बुरा भला कहना, हमेशा योगी जी को बुरा भला कहना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहना, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने समाज के लिए जितना बेहतर करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी विचारधारा हो, वो अच्छी बात है, लेकिन नकारात्मक राजनीति का दौर खत्म हो गया। ये समझना चाहिए कि ये जो इलेक्शन था, इसमें असत्य पे सत्य की विजय हुई। एक तरफ पूरी कौरव सेना की कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, और उनका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हार जाए, उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार चली जाए, प्रधानमंत्री जी की कहीं से कहीं बदनामी हो जाए। जब से 2014 से सरकार बनी है, विपक्ष कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग हमारे लिए जीते हैं, अगर उनको हम समझ लें कि वो मेरे लिए जी रहे हैं, और यही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमेशा वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जिन्होंने जीवन दे दिया, उनको समझ रही है, योगी जी को समझ रही है। और राजनीति तो त्याग है, त्याग का एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया, और इसी का नतीजा है। इसका सर्वश्रेष्ठ है कि मुझे भी गर्व है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक हिस्सा हूं, और हम सबको गर्व होना चाहिए। मैं दूसरी बात एक और कहूंगा, और मैं समाजवादी पार्टी को या अखिलेश जी को बुरा भला मैंने कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विपक्ष को और बेहतर रणनीति बनाने की जरूरत है। विपक्ष को चाहिए कि हमसे बड़ी लकीर खींचे, अच्छी लकीर खींचे, न कि जात की लकीर खींचे, न कि धर्म की लकीर खींचे, न कि गलत लोगों का साथ दे। ये वही लोग हैं जो हमेशा गलत लोगों का साथ देते हैं। तो गलत लोगों का साथ कैसे जनता स्वीकार करेगी? तो ये जनता, आप खुद समझिए कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, राष्ट्र को राष्ट्रवाद को मिला है, और ये देश और सशक्त होगा। और पहली बार जात पात उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हटा है, छटा है। तो ये अंधेरा हटा है, और नए सिरे से भारत की परिकल्पना होगी, और भी राजनीतिक दल होंगे वो अपने को सुधार के ही वापस आएंगे। अगर वो अपने को सुधार नहीं सके तो जनता उनको सुधार के उठे, पास्ट में कुछ था ऐसा कर देगी जो आज पूरे भारत का परिदृश्य बदला। और दूसरा, मैं पंत सर को कहूंगा, आपसे, आप बड़े हैं, आपसे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। आलोचना हमेशा अच्छा नहीं होता, आलोचना का भी एक समय होता है। आज हर्ष का दिन है, उत्साह का दिन है, गले लगाने का दिन है। हम आपको प्यार करते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग को प्यार करते हैं। कोई भी किसी भी दल में रहा हो, किसी विचारधारा में रहा हो, सबकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हम सबकी एक ही विचारधारा है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र को हम लोग पूजे। लेकिन संदीप दुबे डिप्टी सीएम हार गए आपके, जय के अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। संदीप दुबे डिप्टी सीएम हार गए आपके, बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही। आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। जनता है, जनता जो फैसला देगी उसको स्वीकार करना है। मैं तो बिल्कुल कहा कि हार और जीत लोकतंत्र के दोनों हिस्से हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप क्यों हारे इसका आकलन और मूल्यांकन करिए, और क्यों जीते इसका भी मूल्यांकन करिए। आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने उनके जो सपने हैं, उन्होंने जो सपने देखे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो सपने देखे और हमने जो सपने बुने हैं, और हमने उनको कहा कि हम पूर्ण करेंगे, वो अब काम हमें पूर्ण करके दिखाना है। क्योंकि अब वादे या झूठे भाषण जो लोग देते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जगह नहीं है। अब जरूरत है काम करने, और विपक्ष ने सिर्फ भाषण दिए हैं। विपक्ष ने अगर बेहतर ढंग से विपक्ष भूमिका निभाई होती तो आज जैसे कांग्रेस हाशिए पे चली गई, बसपा हाशिए पे चली गई, ये दुर्दिन उत्तर प्रदेश में नहीं आता। और एक और बात, समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे अपने हार छुपाने के डर से। देखिए, न कोई हारता है लोकतंत्र में, न कोई जीतता है। आप बेहतर ढंग से अपनी बात रखे, बेहतर ढंग से आप लड़े, लेकिन ये जरूर है कि स्वयं में अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, और हर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर देती है व्यवस्था। उस व्यवस्था को क्या हम दे पाने में सफल थे, हैं, या रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सोचने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश की जनता में हर्ष का, उल्लास का, और पूरे देश में हर्ष उल्लास का माहौल है। और हर्ष भाई, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, आपने जैसे
हमेशा आप लोग लगे रहते हैं और अपनी अच्छी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं। तो आपका भी एक राष्ट्रवाद है कि लोग समझे, अच्छा और बुरे में भेद समझे। तो टेलीविजन पे भी आके जब हम बात कहते हैं या कर रहे होते हैं, यहाँ आप हमें बुरा कह रहे हो या मैं आपको बुरा कह रहा हूँ, जो सुनने वाला उसको पता चल जाता है इसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो भारत का हर व्यक्ति मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने जो मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे अंदर कोई घमंड, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास संदीप दुबे, मनुष्य नहीं है, हम सबको साथ लेके चलेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास की जो आधारशिला, जो सपना हमने बुना है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। पीयूष पंत जी, प्रदेशवासी पूरा करें। पीयूष पंत जी, अगर इस पूरे चुनाव में देखें तो शुरुआत से यह भी कहा जाता रहा कि ब्राह्मण नाराज है, ठाकुरवाद को लेकर योगी सरकार में इस तरह से होता है, उन नेताओं को बढ़ावा मिलता है, ठाकुर अधिकारियों को बढ़ावा मिलता है और ब्राह्मण नाराज है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें तो ब्राह्मणों के प्रभाव वाली जो टॉप 10 सीटें हैं, उन टॉप 10 सीटों में से बीजेपी 9 सीटें जीत जाती है। यादव बाहुल्य जो टॉप 10 सीटें हैं उनमें से बीजेपी 2 सीटें जीतती है, अपना दल एस 1 सीटें जीत जाती है। यानी कि यादव वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। जो ब्राह्मण नाराज था वो ब्राह्मण नाराज कहीं भी नजर नहीं आया, सारी सीटें वहां से जीत गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो संदीप जी को बधाई दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है और इस मौके पर निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। और वो गले लगाने की बात है, निश्चित रूप से अगर मैं जनता करती है तो गले लगाता, लेकिन ऑनलाइन लगा नहीं सकता। लेकिन मेरी शुभकामनाएं और बधाई है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और वो जो वाजपेयी स्कूल ऑफ जो बीजेपी था उससे ज्यादा मुझे लगते हैं वो, न कि मोदी स्कूल ऑफ बीजेपी के। बहरहाल जो आपने बात कही जैसे कि ब्राह्मण, निश्चित रूप से देखिए ब्राह्मण नाराज थे भाजपा की, ये तो बात की क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरवाद की ज्यादा प्रश्रय दे रहे थे और उसमें एक था और हमने देखा भी कि इस तरह की बातें हुई भी थी। लेकिन बाद में अमित शाह जी ने भी जो है भाजपा ने भी जो ब्राह्मण सम्मेलन किया और वो जो गड़बड़ियां थी उसको जो है दूर करने की कोशिश करी और कैंडिडेट को भी टिकट दिए गए। तो बाद में और जैसे पारंपरिक रूप से वैसे भी जो है कांग्रेस का अवसान होने के बाद से जो है जो ब्राह्मण वर्ग है उत्तर प्रदेश में खासकर, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है वो। तो उसका विचलन 2007 में हमने देखा था जब मायावती जी के पास आया, वो जो कॉम्बिनेशन हुआ था तो वो जीत भी दिलाई थी वापस मायावती जी को। लेकिन इस बार हालांकि मायावती जी ने एक पहल करी थी और देखिए इस बार मायावती जी की भी भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध रही है। हो सकता है वो ब्राह्मण जो उन्होंने अपने पाले के हो वो भी शिफ्ट करवा दी है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें ये जानकारी मिली है जहाँ लगभग जो 112-114 सीटें हैं जहाँ पे जो है मायावती जी के कैंडिडेट ने स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी और उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान। ब्राह्मण पारंपरिक रूप से कांग्रेस के बाद भाजपा के साथ जुड़ा था, इस बार थोड़ी नाराजगी थी। मुझे लगता है धर्म संसद हुई, जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा नाराजगी थी, वहां पे देवभूमि वाला मामला जो है वो फिर बोर्ड का वो सॉल्व कर लिया गया लास्ट मोमेंट में, तो वो नाराजगी दूर हो गई। इसी तरह अमित शाह जी ने जो है बात करी यहाँ पे और उस लॉबी को भी जो है उनका गुस्सा भी शांत कर दिया। तो ये मुझे है उन्होंने लास्ट मोमेंट में उसको जो है सेट कर लिया और कुछ कैंडिडेट जो है जैसे ब्रजेश पाठक को जो है उनको जो है शिफ्ट कर दिया, कैंट की तरफ शिफ्ट कर दिया, जहां से उनकी जीत थोड़ी जो एक सुरक्षित सीट मानी जाती है भाजपा के लिए, लखनऊ कैंट की। तो इस तरह से जो उन्होंने करके ब्राह्मणों को फिर से अपने जो उनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी उसको दूर करने की कोशिश करी। ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ उस तरह से ब्राह्मण जो है जुड़ नहीं पाया था, इसलिए भी ये कमजोरी रही जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह फाइनल कमेंट। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हम लोग रोजगार के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच गए, जनता का अपार समर्थन मिला। लेकिन ये सरकार पहले दिन से और इनके मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिनके नेतृत्व लड़ रहे थे और प्रधानमंत्री जी इनका सारा फोकस था ये समाजवादी पार्टी करने में और एक बार विशेष का ये हो जाएगा, एक बार विशेष का को थाने मिलने लगेंगे, ये उसमें ये हो जाएगा ताकि पूरी तरह से कानून मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे पे किस तरह से गंगा में लातेंगे, जनता ने सब देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके झूठ को जनता का एक जो विशेष वर्ग था या जनता के जो आम लोगों थे उनके बीच में अपनी बात कहने में कामयाब हो गए। अब रही जाती उसके बाद की कौन सी जात जुड़ी, कौन सी नहीं जुड़ी, इस पर हम लोग वो करेंगे, जाति हम लोग बात नहीं करते हैं।
हमने सब समाज को लेकर के फिर विकास के मुद्दे पर, ठीक है, स्वास्थ्य सेक्टर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का काम किया था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व 12 से 17 में उन्होंने इतना काम किया था कि हमको केवल हम तो वही बताने में व्यस्त रहे कि हमने ये किया है और आगे आने पर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंत जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश में तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए और बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि जहां जहां नाराजगी बताई गई वहां पर नाराजगी साफ नजर नहीं आई, वो सिर्फ विपक्ष के भाषणों तक ही सीमित रह गई और बीजेपी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया और उत्तर प्रदेश में दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।